नमस्कार। आज हमारे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नाम की एक कंपनी की लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं। हाँ, ये भारत में एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। बिल्कुल। तो हमारा काम है इस भारी भरकम ट्रांसक्रिप्ट को खंगालना और ये समझना कि कंपनी असल में कर क्या रही है और आगे का क्या प्लान है। और चलिए सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जिसने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा। एसी वाला। हाँ, सोचिए पूरा का पूरा एयर कंडीशनर मतलब एसी का मार्केट 15 से 20% नीचे गिरा हुआ है। बिल्कुल खत्म है। मतलब बिक्री हो ही नहीं रही। और उसी माहौल में इस कंपनी का एसी बिजनेस 27% ऊपर चला गया। ये कैसे हो सकता है? इसमें कुछ तो कहानी है। चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये कोई एक तिमाही का तुक्का नहीं लगता। जब हम इसे करीब से देखते हैं तो ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी नजर आती है। अच्छा, ऐसा लगता है कि पीजीएल बाजार की इस सुस्ती को, इस मंदी को अपने लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब बाकी कंपनियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, तब ये आक्रामक होकर उनका मार्केट शेयर छीन रहे हैं। तो चलिए पहले जरा आंकड़ों पे एक नजर डाल लेते हैं ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। जरूर। इस क्वार्टर मतलब Q3 FY26 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1412 करोड़ रुपए रहा। जो पिछले साल से 40% ज्यादा है। हाँ, 40% ज्यादा। और जैसा हमने कहा, इसका सबसे बड़ा हीरो एसी बिजनेस था, जिसने अकेले 932.5 करोड़ का काम किया, जो 80% से ज्यादा की ग्रोथ है। 80%। वॉशिंग मशीन बिजनेस भी 45% ऊपर गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कमाल की बात है वो इन तिमाही आंकड़ों के पीछे छुपी है। वो क्या है? अगर हम पूरे 9 महीनों का हिसाब देखें तो पीजीएल का एसी बिजनेस 27% बढ़ा है, जबकि पूरी इंडस्ट्री 15-20% गिरी है। ओह, तो ये बस एक क्वार्टर की बात नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि ये सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे, ये दूसरों के हिस्से का बाजार खा रहे हैं। ये क्लासिक जब सब बेच रहे हो तब खरीदो वाली रणनीति है, बस प्रोडक्ट्स के लिए। सही बात है। और उनका जो टेलीविजन वाला जॉइंट वेंचर है गुडवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने भी अच्छा किया है। हाँ 9 महीनों भी 650 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो कागज पर तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे परेशान कर रहा है। ये सब हो कैसे रहा है, खासकर जब बाजार में इतनी सुस्ती है। ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत बड़ी वार्निंग भी छुपी है कि बाजार में एसी की इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हो गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कॉल में जो अनुमान बताया गया वो चौंकाने वाला है। कितना? इस वक्त ब्रांड्स और डीलर्स के पास मिला के करीब 50 लाख एसी का स्टॉक जमा है। 50 लाख? 50 लाख! मतलब हर बड़े शहर की सड़कों पर एसी ही एसी बिछे होते। ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। तो ये जमा क्यों हुआ? एसी की एनर्जी रेटिंग्स में बदलाव हुए, तो ब्रांड्स ने पुराने रेटिंग वाले मॉडल्स का स्टॉक पहले से ही भर लिया था। अब सबकी सांसें अटकी हुई हैं और वो गर्मी के मौसम का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, अगर ये सारी ग्रोथ सिर्फ दुकानों में माल भरने से आ रही है तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, ये एक सवाल बनता है। ये तो ऐसा हुआ कि बिक्री हुई नहीं, बस माल कंपनी के गोदाम से निकलकर डीलर के गोदाम में पहुंच गया। क्या ये एक टिकाऊ रणनीति है या एक बहुत बड़ा जोखिम? देखिए, ये एक मिला जुला मामला है और कंपनी ने इस पर खुलकर बात की है। उन्होंने माना कि मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कस्टमर्स यानी ब्रांड्स को सपोर्ट किया। सपोर्ट किया मतलब? इसका मतलब है कि उन्होंने इस तिमाही में अपने मुनाफे यानी मार्जिन पर थोड़ा समझौता किया, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग है। कैसी? वो कहते हैं कि हम परसेंटेज मार्जिन पर फोकस नहीं करते, हम प्रति यूनिट मुनाफे पर ध्यान देते हैं। अच्छा, मतलब हर एसी पर कितना कमाया, ना कि कितने प्रतिशत कमाया। एग्जैक्टली। तो मतलब वो एक बहुत बड़ी गर्मी के मौसम पर दांव लगा रहे हैं कि गर्मी तेज पड़ेगी और ये सारा 50 लाख का स्टॉक बिक जाएगा। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा लेकिन सोचा समझा जोखिम है। उनकी सोच ये है कि अभी ज्यादातर कंपनियों ने डर के मारे मैन्युफैक्चरिंग धीमी कर दी है, लेकिन जैसी मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ेगी, बाजार में अचानक से डिमांड का विस्फोट होगा। और उस वक्त जिसके पास माल तैयार होगा वही राजा होगा। वो उस दिन के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने जनवरी फरवरी से कीमतें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे डिमांड आने वाली है। ठीक है, तो ये तो हुई एसी की कहानी, जहां वो साफ तौर पर बाजार से बेहतर कर रहे हैं और एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर हमेशा नहीं चल सकती। एक खराब गर्मी का मौसम उनके पूरे साल का खेल बिगाड़ सकता है। सही बात है। मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि उनकी अगली बड़ी बाजी क्या है, एसी के अलावा और क्या पकड़ा है। ये बहुत जरूरी सवाल है और ट्रांसक्रिप्ट से साफ है कि वो सिर्फ एसी के भरोसे नहीं बैठे हैं।
उनके भविष्य के 3 बड़े ग्रोथ इंजन हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा दाव है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर? हाँ, वो आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक बिल्कुल नया कारखाना लगा रहे हैं जहां साल में 12 लाख रेफ्रिजरेटर बनेंगे। ये FY27 के आखिरी क्वार्टर तक चालू हो जाएगा। और किस तरह के रेफ्रिजरेटर से शुरुआत कर रहे हैं? कोई फैंसी महंगे वाले? नहीं, यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। वो सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मास मार्केट प्रोडक्ट। बिल्कुल, ये वो कैटेगरी है जो भारत में सबसे ज्यादा बिकती है और दक्षिण भारत में प्लांट लगाने का एक और बहुत बड़ा फायदा है। क्या? अभी ज्यादातर कंपनियां उत्तर भारत में प्रोडक्शन करती हैं और फिर ट्रकों में भरकर पूरे देश में माल भेजती हैं। साउथ इंडिया तक माल पहुंचाने में जो भारी भरकम लॉजिस्टिक्स की लागत आती है, PGLs की वो लागत सीधे सीधे बच जाएगी, जिससे वो दक्षिणी बाजारों में बहुत कम्पिटिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल। ये तो स्मार्ट मूव है। दूसरा ग्रोथ इंजन क्या है? दूसरा है वॉशिंग मशीन, जो पहले से ही मजबूती से बढ़ रहा है। यहाँ ग्रोथ का असली कारण एक मार्केट ट्रेंड है। क्या ट्रेंड? जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं, ब्रांड्स अब उन्हें खुद बनाने के बजाय PGL जैसी कंपनियों से आउटसोर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो वो इस ट्रेंड को भुना रहे हैं? वो इस ट्रेंड को पूरी तरह से भुना रहे हैं। साथ ही वो फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड और फ्रंट लोड मॉडल्स पर भी काम कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए तैयार रहें। ठीक है। और तीसरा, ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर दो। तीसरा पॉइंट सुन के मुझे लगा कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि एक साम्राज्य बनाने की सोच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ, ये क्या चीज है? सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। वो सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बना रहे, वो 3 बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। 3? एक उत्तर में, एक पश्चिम में, जिसके लिए अहमदनगर में 72 एकड़ जमीन भी खरीद ली है, और एक दक्षिण में, श्री सिटी में 52 एकड़ जमीन पर। ये सिर्फ प्रोडक्शन लाइनें नहीं होंगी, बल्कि ये इंटीग्रेटेड कैंपस होंगे। इंटीग्रेटेड कैंपस, इसका मतलब क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इंटीग्रेटेड कैंपस का मतलब है कि वो सिर्फ गाड़ी को असेंबल नहीं करेंगे, बल्कि टायर, इंजन और सीटें भी खुद ही बनाएंगे। ओह। सोचिए, एक ही छत के नीचे सैंडविच का ब्रेड भी बन रहा है, सब्जी भी कट रही है और सॉस भी बन रहा है। इसे बिजनेस की भाषा में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब अपनी जरूरत के ज्यादातर पार्ट्स खुद बनाना। बिल्कुल। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लागत घटती है, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है और आप किसी सप्लायर पर निर्भर नहीं रहते। ये तो एक बहुत लंबी सोच है जो उन्हें इंडस्ट्री में दूसरों से कई कदम आगे कर देगी। यकीनन। वाह, ये तो वाकई एक बड़ा विजन है। एक और बात जो ट्रांसक्रिप्ट में बार बार उठकर आई वो थी ब्रांड्स के खुद माल बनाने यानी इनसोर्सिंग और PGL जैसी कंपनियों से बनवाने यानी आउटसोर्सिंग के बीच की लड़ाई। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। इस पर उनका क्या मानना है? ये उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका मानना है कि AC जैसे मौसमी प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड्स का खुद का कारखाना लगाना लंबे समय में फायदेमंद नहीं है। भले ही उन्हें सरकार की PLI स्कीम का फायदा मिल रहा हो। हाँ, उसके बावजूद। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। सरकार आपको फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा दे रही है, फिर भी ये फायदेमंद क्यों नहीं होगा? ये लॉजिक तो उल्टा लग रहा है। उनका तर्क बहुत सीधा और जमीनी है। वो कहते हैं कि AC का धंधा बहुत ज्यादा मौसमी है। साल के कुछ महीने ही चलता। हाँ, साल के 3-4 महीने फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पर चलेगी और बाकी 8 महीने मक्खी मारेगी। लेकिन खर्चे तो पूरे साल होंगे। बिल्कुल। फैक्ट्री का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली का बिल, ये सब तो पूरे साल देना पड़ेगा। उनका मानना है कि आखिर में अर्थशास्त्र ही जीतेगा। और ब्रांड्स को समझ आएगा कि ये महंगा सौदा है। हाँ, ब्रांड्स को धीरे धीरे समझ आएगा कि अपनी फैक्ट्री चलाने से कई ज्यादा सस्ता और लचीला विकल्प है कि वो PGL जैसी कंपनी से माल बनवा ले, जो साल भर अलग अलग ब्रांड्स के लिए काम करके अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ सालों में ये PLI स्कीम खत्म हो जाएगी तब PGL को और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। हाँ, क्योंकि तब ब्रांड्स के लिए अपनी फैक्ट्री चलाना और भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा दांव है। उनका मानना है कि कई ब्रांड्स के लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही एक महंगा सौदा साबित हो रही है। अच्छा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रांड्स PGL जैसे मैन्युफैक्चरर्स से 2 से 4% सस्ता माल ले सकते हैं। वो खुद को इस बदलते हुए ट्रेंड का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो असल में हो क्या रहा है, इसका निचोड़ क्या है? संक्षेप में
पीजीएल एक बहुत मुश्किल बाजार में सिर्फ टिक नहीं रहा, बल्कि आक्रामक तरीके से दूसरों का मार्केट शेयर छीन रहा है। वो एसी इन्वेंट्री जैसे शॉर्ट टर्म जोखिमों को बहुत चतुराई से मैनेज कर रहे हैं और साथ ही भविष्य के लिए बहुत बड़ी नींव रख रहे हैं। चाहे वो रेफ्रिजरेटर जैसा नया प्रोडक्ट हो या फिर ये विशाल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब। एकदम सही। मतलब वो सिर्फ आज की बिक्री के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका पूरा खेल दो चीजों पर टिका है। एक, बाजार में सबसे कम दाम पर सामान बनाना, जिसे कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं, और दूसरा, लगातार नए और बेहतर प्रोडक्ट्स लाते रहना, यानी प्रोडक्ट इनोवेशन। वो एक लंबी रेस के घोड़े की तरह तैयारी कर रहे हैं। और अब एक अंतिम विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। बातचीत के दौरान कंपनी ने भारतीय एसी बाजार की तुलना चीन से की। चीन, जो भारत से ठंडा देश है, वहां हर साल 10 करोड़ से ज्यादा एसी बिकते हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा बहुत छोटा है। पीजीईजीएल की पूरी स्ट्रैटेजी इसी विश्वास पर बनी है कि भारत का कंज्यूमर ड्यूरेबल बाजार भी चीन की तरह एक विस्फोटक विकास की कगार पर है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से असल कारण, कौन से आंतरिक और बाहरी फैक्टर्स होंगे जो इस विकास को रॉकेट की तरह उड़ा सकते हैं या फिर इस पूरे भारतीय सपने को पटरी से उतार सकते हैं।